क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सारा देश 100 खबरों का सफर। तो आइए फटाफट खबरों के इस सफर की शुरुआत करें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। केरल, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई। असम में 126 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सिर्फ 26 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। राज्य में 15 साल से चली आ रही कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार को मतदाताओं ने नकार दिया है। पूर्वोत्तर के किसी राज्य में बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। 15 साल से सत्ता पर काबिज तरुण गोगोई सरकार को बेदखल कर दिया गया है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में बीजेपी गठबंधन ने 86 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। असम के चुनावी नतीजों में बीजेपी को 60 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 14 सीटें जीती हैं। साथ ही बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने भी 12 सीटों पर जीत दर्ज की। अब तक असम की राजनीति में उभरते सियासी चेहरे के तौर पर पहचान बना रहे बदरुद्दीन अजमल खुद विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इधर उनकी पार्टी AIUDF के खाते में 13 सीटें आई हैं। असम में शानदार जीत के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पीएम के पहुंचने पर जीत से उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों से जोरदार स्वागत किया। पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि विकास की विचारधारा की जीत है। पीएम ने जनता का शुक्रिया अदा भी किया। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह ने कहा कि 2016 में 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए आनंद का विषय हैं। शाह ने इस जीत के लिए 5 राज्यों की जनता का बीजेपी की तरफ से आभार व्यक्त किया और बधाई भी दी। इसके अलावा असम की जनता को वायदे पूरे करने का भरोसा भी दिया। बीजेपी महासचिव राम माधव ने असम में जीत पर कहा कि कांग्रेस को पूरी देश की जनता ने जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि सर्बानंद सोनोवाल ही उनके सीएम होंगे। असम के चुनाव में अपनी रणनीति को बदलते हुए इस बार सर्बानंद सोनोवाल को पहले से ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही गुवाहाटी में बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत के जोरदार आगाज पर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। असम में बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी के सीएम कैंडिडेट सर्बानंद सोनोवाल ने यह कहा कि जनता तक एक मजबूत संदेश गया है। सोनोवाल के आगे ये कहा कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर असम के लोगों की समस्या को दूर करेंगे। असम में बीजेपी का चेहरा और सीएम कैंडिडेट सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर ही राज्य का विकास किया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी कहा कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया अच्छी तरीके से पूरी हुई। इस दौरान सोनोवाल ने यह कहा कि तरुण गोगोई उनके वरिष्ठ हैं और असम के विकास में उनके समर्थन की जरूरत है। असम में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर और थावरचंद गहलोत को असम के पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। 5 साल पहले ही असम गण परिषद से बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर 24 या 25 मई को शपथ ले सकते हैं। असम के गुवाहाटी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सर्बानंद सोनोवाल का जन्म 31 अक्टूबर 1962 को हुआ था। उन्होंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सर्बानंद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1992 से की थी। 1992 से 1999 तक को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के वो प्रेसिडेंट भी रहे। सर्बानंद सोनोवाल ने असम गण परिषद ज्वाइन किया और 2001 में विधायक चुने गए। 2004 में पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन सिंह घाटोवर को हराकर वो लोकसभा पहुंचे थे। 2011 में असम गण परिषद से विवाद के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2012 में उन्हें बीजेपी के असम यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल लखीमपुर सीट से जीत के बाद केंद्रीय मंत्री बने। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनोवाल को पार्टी का चेहरा बनाया और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। असम में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए हेमंत शर्मा चुनाव जीत गए हैं। हेमंत को पार्टी ने चुनाव के दौरान जनसंपर्क और प्रबंधन की कमान सौंपी थी।
राज्य में पार्टी की जीत को हेमंत ने असम के लोगों की जीत बताया और सीएम के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल को पूरा सहयोग देने की बात कही। दक्षिण राज्य केरल में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की यूडीएफ गठबंधन को सिर्फ 47 सीटें ही हासिल हो पाई। केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमाचांडी ने हार पर कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं। इस हार की पार्टी और यूडीएफ गठबंधन में समीक्षा की जाएगी। केरल में लेफ्ट गठबंधन यानी एलडीएफ ने दोबारा इतिहास रच दिया है। एलडीएफ ने कांग्रेस की यूडीएफ गठबंधन को करारी शिकस्त दी। एलडीएफ ने 140 विधानसभा सीटों में उनके 91 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। यूडीएफ को सिर्फ 47 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं पहली बार बीजेपी को भी एक सीट हासिल हुई। केरल में पहली बार खाता खुला। इधर केरल में विधानसभा चुनाव जीतने वाले ओ राजगोपाल बीजेपी के पहले नेता बन गए। तिरुवनंतपुरम की नेमौन सीट से ओ राजगोपाल ने 8000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। केरल से बीजेपी प्रत्याशी ओ राजगोपाल की जीत की घोषणा के साथ हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाया। केरल में कांग्रेस की हार के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ओमाचांडी सुबह 10 बजे गवर्नर पी सदाशिवम से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज कर ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता कायम रखी। दीदी की टीएमसी ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 पर जीत दर्ज की। मां, माटी और मानुष के नारे ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ी जीत दिलवाई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पूरे राज्य में टीएमसी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद आज दोपहर करीब 12:30 बजे टीएमसी ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सर्वसम्मति से एक बार फिर ममता बनर्जी को नेता चुन लिया जाएगा। 27 मई को टीएमसी नेता ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार दोबारा शपथ ले सकती हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद आसनसोल में टीएमसी समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल में पिछले 5 साल से सत्ता से दूर लेफ्ट का वापसी का सपना अधूरा रह गया। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 294 में से 76 सीटें हासिल हो पाई। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की हार पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान येचुरी ने कहा कि वामपंथियों ने सैनिकों की तरह चुनाव लड़ा, एक मोर्चे पर जीते और दूसरे मोर्चे पर हारे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन और पश्चिम बंगाल में हुई हार की समीक्षा की जाएगी। 4 राज्यों में कांग्रेस की हार पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का यह कहना है कि चुनावी नतीजे आश्चर्यचकित करने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लोकतंत्र के लिए सही नहीं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने इतिहास रच दिया है। 27 साल बाद अम्मा को लगातार दूसरी बार गद्दी पर बैठने का मौका मिला। 232 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने 134 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। एआईएडीएमके की जीत के बाद पूरे तमिलनाडु में जबरदस्त जश्न मना। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय पर भारी तादाद में अम्मा समर्थक पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पटाखे फोड़े और जमकर नाचे भी। इस मौके पर लोगों ने जयललिता को बधाई दी। विधानसभा चुनाव में लोगों का भारी समर्थन मिलने के बाद जयललिता ने कहा कि वो उन सभी वायदों को पूरा करेंगे जो उन्होंने चुनाव के दौरान किए। इस मौके पर जयललिता ने यह कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक जनता के लिए काम करेंगी। उधर करुणानिधि के रिश्तेदार और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन ने यह कहा कि एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को जीतते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद एआईएडीएमके ने मतदाताओं को रिझाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसके बाद जयललिता चुनाव जीत गईं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने जयललिता की शानदार जीत को मनी फॉर वोट पॉलिसी की जीत बताया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद एआईएडीएमके ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें जयललिता को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाएगा। तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटे डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। यहां गठबंधन को 232 सीटों में से सिर्फ 98 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ पुडुचेरी में ही जीत पाई है। यहां कांग्रेस गठबंधन ने 30 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की। पुडुचेरी में कांग्रेस को जीत मिली। पुडुचेरी में ही कांग्रेस कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे नजर आए। कांग्रेस समर्थक नाचते गाते खुशी मनाते नजर आए। वहीं नतीजों के बाद पुडुचेरी में सीएम एन रंगासामी ने इस्तीफा दे दिया।
CNN न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो जीएसटी बिल को सदन में मत विभाजन के लिए लाकर कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे ताकि कांग्रेस इस पर अपनी स्थिति साफ करे। मुंबई में आम आदमी पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रिश्वत मामले में एकनाथ खड़से के खिलाफ जांच की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा में जेडीयू एमएलसी हीरा प्रसाद दिन के गुर्गों पर एक पत्रकार को धमकाने का आरोप लगा है। पीड़ित पत्रकार की माने तो पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर छपने के बाद उन्हें ये धमकी दी गई। हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड कमांडर बुरहान का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बुरहान और उसके साथियों के अलावा लश्कर के आतंकी भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में बनवाया गया है। इसमें बुरहान लॉन्ग कोट पहने नजर आ रहा है। मथुरा में बाइक की सर्विसिंग कराने पहुंचे युवक पर दबंगई दिखाते हुए शोरूम में फायरिंग का आरोप लगा है। युवक फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने मुंबई की 4 अलग अलग बारों में छापा मारकर 75 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 7 से ज्यादा लड़कियों को छुड़ाया गया है। यूपी के गोंडा जिले में पुलिस ने नकली डीजल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इधर छापेमारी के दौरान पुलिस ने मिट्टी का तेल, नकली डीजल और केमिकल बरामद किया। लखनऊ के मलिहाबाद में बच्ची की हत्या मामले को खुलासा करते हुए पुलिस ने बच्ची की नानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तंत्र मंत्र के चलते नानी ने बच्ची की हत्या की थी। टोंक जिले के सोनवा गांव में शाम अचानक जोरदार धमाके के साथ बैरवा बस्ती में कच्चे मकानों के फर्श फट गए और मकानों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। इस धमाके में सीसी रोड में कई फीट लंबी दरार आ गई। धमाके की वजह तेज गर्मी से सीसी रोड के नीचे बनी गर्म हवा और गैस बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में पत्नी ने अपने पति की आंख में फेविक्विक डाल दिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते पत्नी ने सोते वक्त अपने पति की आंखों में फेविक्विक डाल दिया और फरार हो गई। राजस्थान के केकड़ी में एक ज्वेलरी की दुकान में 4 महिलाओं ने बेहद शातिराना तरीके से दिन दहाड़े करीब 2 लाख रुपए के सोने के जेवरात चुरा लिए। चोरी की ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के बिजनौर में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। युवक को सिपाहियों ने बेल्ट से जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 लाख के इनामी बदमाश धर्मेंद्र सिंह को एसटीएफ ने मार गिराया। एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश के पास एक कार्बाइन और पिस्टल भी बरामद की है। नासिक के कपालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने घुसने की कोशिश की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने किसी तरह तृप्ति देसाई को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर से निकाला। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर अधिकतम तापमान 53 डिग्री दर्ज हुआ तो चूरू में गर्मी ने पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पारा 50 डिग्री के पार जा पहुंचा। गुजरात के अहमदाबाद में गर्मी ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पारा 48 डिग्री पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप पिछले 2 दिनों से जारी है। जहां तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे आम जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा। गंगा किनारे एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदेश के 8 बड़े होटल्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं ऋषिकेश में होटल कृष्णा कॉटेज को एनजीटी ने सीज करने का आदेश दिया है। पौड़ी में कंडोलिया के जंगलों में आग लगने के चलते यहां चीड़ और देवदार के पेड़ जलकर खाक हो गए। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर रोहाना तूफान को देखते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से घर में रहने और समंदर में ना जाने की अपील की। इसके साथ ही घरों में पानी और खाने का स्टॉक रखने को कहा है। इसके अलावा प्रशासन को मौसम को देखते हुए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भाग में बने गहरे दबाव का क्षेत्र गुरुवार को और तेज होकर चक्रवाती तूफान रोहानू में तब्दील हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में देखने को मिल रहा है। नामोटेल ने दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत 99 रुपये रखी गई है। नामोटेल की वेबसाइट पर जाकर इस फोन को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। बेंगलुरु में बीगल प्रजाति के 42 कुत्तों के बच्चों को एनिमल टेस्टिंग लेबोरेटरी से रिलीज कर दिया गया है। यहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्हें टेस्टिंग के लिए रखा गया था। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टेस्टिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीगल प्रजाति के इन कुत्तों को रिलीज कर दिया गया। हैदराबाद में मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत मोबाइल लॉन्च के दौरान पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिरकत की। बेंगलुरु में विराट कोहली ने ऑडी की नई कार लॉन्च की। उन्होंने इसे चलाया भी और साथ ही फोटो भी शूट किया। सलमान खान की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। सुनने में आया है कि सलमान अपने 51वें जन्मदिन पर शादी कर सकते हैं।
म्यूजिक रियलिटी शो सारेगामा में ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फिल्म सरबजीत को प्रमोट करने पहुंची। उनके साथ उनके को एक्टर रणदीप हुड्डा भी पहुंचे। संजय लीला भंसाली एक बार फिर रणवीर सिंह के साथ काम करेंगे। ये फिल्म दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर आधारित होगी। भंसाली और रणवीर सिंह इससे पहले भी रामलीला और बाजीराव मस्तानी में साथ काम कर चुके हैं। फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। अब सलमान की फिल्म सुल्तान में शाहरुख नहीं नजर आएंगे। दरअसल शाहरुख खान की तरफ से ऐसे किसी भी सीन की कोई सहमति नहीं आने पर सीन को ही फिल्म से हटा दिया गया। अनिल कपूर की छोटी बेटी रेहा कपूर जल्द ही शादी करने वाली हैं। रेहा अपने बॉयफ्रेंड करण बुलानी से इसी साल के अंत तक शादी कर लेंगी। करण पेशे से एक फिल्म मेकर हैं और रेहा कई साल से उनको डेट कर रही हैं। रेहा खुद एक फैशन स्टाइलिस्ट और फिल्म मेकर हैं। रूस के चेचानिया में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जब हारे हुए रेसलर के बॉडीगार्ड ने विजेता रेसलर पर बंदूक तान दी। दरअसल रेसलिंग के बाद विवादित फैसले को मानने से इनकार करते हुए हारे हुए रेसलर ने विजेता रेसलर पर हमला कर दिया, जबकि हारे हुए रेसलर के बॉडीगार्ड ने विजेता पर बंदूक तान दी। जॉन स्मिथ की घातक गेंदबाजी और सुरेश रैना की कप्तानी पारी की मदद से गुजरात लायंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात के सामने 125 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे गुजरात ने 14 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रैना ने अपनी कप्तानी पारी में 36 गेंदों का सामना कर 7 चौके लगाए और एक छक्का लगाया। वहीं जॉन स्मिथ ने 8 रन देकर 4 विकेट झटके। उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड के खिलाफ जीतकर पदक पक्का कर लिया है। साइना नेहवाल की अगुवाई में क्वार्टर फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-1 से हरा दिया। टीम इंडिया के टॉर्नेटर हरभजन सिंह ने भी कोच पद के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के नाम का समर्थन किया है। हरभजन के मुताबिक इसके लिए जहीर खान गेंदबाजी कोच और चीफ कोच के लिए राहुल द्रविड़ बेहतरीन उम्मीदवार होंगे। घर में होने वाली ट्राई सीरीज की शुरुआती 4 वनडे मैचों के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान हो चुका है। इसमें सुनील नारायण और किरण पोलार्ड को शामिल किया गया है।